व्यूवर्स मैं हूं जुल्फ़िज़ादा अपने यूट्यूब चैनल के साथ। तो आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की इलेक्शन में अपना आसमा जहांगीर ग्रुप की फतह हुई है और पीटीआई को पहली बार शिकस्त हुई है इस हवाले से। और फिर जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ एक और बड़ी गवाही सामने आ गई है, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल वाला बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में अपनी राय से आगाज़ ज़रूर करें। तो व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वैसे तो वकला तंजीम है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होता है, असर होता है, वो ओवरऑल मुल्की सियासत पे भी होता है और अदालती मामलात और सियासत में भी इसका बड़ा अमल दखल होता है। गुज़श्ता इलेक्शन जो हुए थे उसमें पीटीआई के हामी ग्रुप, जो इस वक्त प्रोफेशनल ग्रुप कहलाता है, उसकी फतह हुई थी। क्योंकि उस वक्त जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान का तोती बोलता था और बैरिस्टर हसन नियाजी जो इस वक्त कैद में हैं, उस वक्त वो बड़े एक्टिव थे। तो उस वक्त इलेक्शन में पीटीआई के हामी वकला तंजीम इलेक्शन में कामयाब होकर आई थी, जिसका सदर था आबिद जुबैरी। फिर जो उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जो भी इमरान खान के इश्क में अंधा हो चुका था, अपने साथी जजेस से मिलकर और सुप्रीम कोर्ट बार से मिलकर जो उन्होंने आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई, जो आइन और कानून की धज्जियां बिखेरी, वो तारीख का हिस्सा है। यानी लास्ट टाइम जो पीडीएम की 16 माह की हुकूमत आई, उस दौरान तो इन्होंने बाकायदा तौर पर अदलिया को पार्लियामेंट के सामने ला खड़ा कर दिया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि जो पार्लियामेंट कानून पास करे उसको ये उड़ा दें, और जो ये फैसला दें, एक तरह से अदालत की भी बेतौकीरी हुई। उस जमाने में किसी फैसले पर पार्लियामेंट अमल करने को तैयार न थी और पार्लियामेंट के किसी कानून को मानने को चीफ जस्टिस साहब और उसके हम ख्याल जजेस तैयार नहीं थे। तो ये बड़ा एक तारीख दौर था अदलिया का, जो ये प्रोफेशनल ग्रुप के नाम पे पीटीआई हामी ग्रुप बरसर इक़्तिदार रहा। इस मरतबा आसमा जहांगीर ग्रुप, जो इंडिपेंडेंट ग्रुप कहला रहा है, उसकी जीत हुई है। सदर के ओहदे पर बैरिस्टर शहजाद शौकत कामयाब हुए हैं, जो माजी में जब जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजा था पीटीआई ने, उस वक्त भी आसमा जहांगीर ग्रुप जस्टिस फायज ईसा के साथ खड़ा था। और ये जो आज फतह हुई है, ये एक तरह से मैं तो ये समझता हूं कि आइन पसंद, कानून पसंद जजों की फतह हुई है, ये काजी फायज ईसा साहब की फतह हुई है और ये जमहूरी जमातों की फतह हुई है। इसलिए कि आसमा जहांगीर ग्रुप को नून लीग और पीपल्स पार्टी की भी हिमायत हासिल थी। कहा तो यह भी जा रहा है कि उसको एस्टेब्लिशमेंट की भी हिमायत थी, हो सकता है, इसलिए कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट ऐसी पॉलिटिक्स से कभी भी अलग तो रही नहीं। हालांकि माजी में जब लतीफ़ आफरीदी थे, उस पर भी इल्ज़ाम था कि एस्टेब्लिशमेंट ने उसकी भी मदद की थी, लेकिन वो हार गए थे और आबिद जुबैरी साहब जीत गए थे। बहरहाल ये भी एक काजी फायज ईसा के चीफ जस्टिस बनने के बाद
सुप्रीम कोर्ट बार में इंडिपेंडेंट ग्रुप की फतह दरअसल आइन पसंदों और जमहूरियत पसंदों की फतह कही जा सकती है। अच्छा, दूसरी बात थी कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ एक और बड़ी गवाही आ गई। ये जो केस था, तहरीक लबैक का जो धरना था, उस धरने के हवाले से जो केस चला, जो काजी फायज ईसा ने फैसला दिया था, तो उस हवाले से अपने पैमरा के साबिक चेयरमैन अफसार आलम, जो कि बड़े नामवर सहाफ़ी भी हैं, उसने आज हल्फिया बयान जमा कराया है इस हवाले से कि उस वक्त जब तहरीक लबैक वालों ने धरना दिया था, उस वक्त उस पर कितना प्रेशर था, वो उसने तफसीलात बताई सारी, कि जनरल फैज हमीद ने किस तरह मुझ पर दबाव डाला कि नजम सेठी का प्रोग्राम बंद करो, किस तरह से मुझ पर दबाव डाला कि ये हुसैन हकानी क्यों मुख्तलिफ चैनलों पर आके बोलता है, इस पर पाबंदी डालो, इस किस्म की और भी कई। और उसमें उस वक्त चूँकि फैज हमीद ISI के DGC थे, तो उस वक्त भी अफसार आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये डिस्क्लोज किया था कि मुझ पे दबाव है। उस वक्त चूँकि बायस रिपोर्टिंग कर रहा था 92 चैनल, उसको अफसार आलम ने बंद किया। उस पे भी कहा कि जनरल फैज हमीद उस वक्त जो DGC थे ISI के, उसने दबाव डाला कि चैनल को खोलो या सारे चैनल बंद करो। उसके खिलाफ अफसार आलम ने कहा कि मैंने उस वक्त नवाज शरीफ को खत लिखा, कोई जवाब नहीं मिला। उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार को खत लिखा, कोई जवाब नहीं मिला। फिर आर्मी चीफ को उस वक्त के जनरल कमर जावेद बाजवा को खत लिखा, उसका कोई जवाब नहीं मिला। चलते चलते 2 साल के बाद मुझे ओहदे से हटा दिया। सूरत हाल ये थी। तो ये जो हल्फिया बयान उसने जमा कराया है सुप्रीम कोर्ट में, तो अब देखना यह है कि बाल जो है वो अदालत के अहाते में है कि वो जनरल फैज हमीद को नोटिस करते हैं, उसकी तलबी करते हैं, नहीं करते हैं। क्योंकि अगर जनरल फैज हमीद आ गए, उसको बुला लिया अदालत ने, तो फिर तो मामला और आगे निकल जाएगा। इसलिए कि जनरल फैज हमीद DGC की हैसियत में जो कुछ किया वो अपने तौर पर तो नहीं किया होगा, जाहिर है वो उस वक्त के आर्मी चीफ के कहने पर ही किया होगा। तो अगर अदालत ने जनरल रिटायर फैज हमीद को तलब कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि फिर मामला उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तक भी जा सकता है। और जब वो सत्य जाएगा तो और भी हो सकते हैं कि इंकशाफात हों कि ये आखिर था क्या, मामला क्या था। क्योंकि उस वक्त जो तहरीक लबैक से एग्रीमेंट हुआ था, वायदा हुआ था, उस पर भी जनरल फैज हमीद के दस्तखत मौजूद हैं। तो अब देखते हैं कि आला अदलिया मामले को किस तरफ ले जाती है और जनरल फैज हमीद को नोटिस करती है, तलब करती है, नहीं करती है। इसका इंतज़ार करते हैं, आप भी हम भी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ।